ये किडनैपर इस लड़की को किडनैप करके इसको चाकू से काटने वाला होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि लड़की की आंखें खुली हुई हैं और वह बहुत डरी हुई है और उसकी आंख से आंसू निकल रहे हैं। लेकिन वह सोचता है, इतने बड़े चाकू को देख लड़की हंसने लगती है, जिससे किडनैपर उससे गुस्से में पूछता है कि तुम क्यों हंस रही हो? जिस पर लड़की किडनैपर को कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मेरा पति मुझे तुमसे बचा लेगा। इस लड़की का नाम अनाया है, जो स्टेशन पर अपने पति के आने का इंतजार कर रही है। लेकिन उसी टाइम एक किडनैपर वहां आकर अनाया के चेहरे पर स्प्रे मारकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन अनाया के पूरी तरह से बेहोश होने से पहले वो मुस्कुराती है, क्योंकि उसने अपने ब्लाइंड पति को उसी स्टेशन पर आते देख लिया था। लेकिन किडनैपर जब देखता है कि वो आदमी अंधा है, तो वो चुपके से अनाया को उठाकर वहां से ले जाता है, जिससे आदमी को थोड़ा शक होता है और वो अनाया को आवाज देता है। ऐसे ही थोड़ा इधर उधर ढूंढने पर उसे अनाया की रिंग मिल जाती है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि उसकी पत्नी किसी मुसीबत में है। अब आगे दोस्तों, तो कहानी की शुरुआत एक सुनसान जगह से होती है, जहां इस कहानी का साइको किलर एक लड़की को टेबल पर लेटाकर उसके हाथ पैर बांधकर बिना उससे कुछ बात किए उसका सर शरीर से अलग कर देता है और उसके बचे हुए शरीर को ले जाकर एक जगह पर रख देता है। सुबह होते ही यह मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस खूनी का पता लगाने में जुट जाती है और वहां से चली जाती है। इसी शहर में एक आदमी राहत है, जिसका नाम मानव रहता है, जो देख नहीं सकता, मगर उसे रेडियो सुनना काफी पसंद था, क्योंकि रेडियो पर उसकी पत्नी का रोजाना एक शो आता था और वो रोजाना उसका शो सुनता रहता था। अनाया की आवाज सुनकर मानव को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अनाया को बिल्कुल भी पता नहीं होता और मानव को अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से मालूम होता है कि कब किस समय अनाया कहां जाने वाली है और आगे क्या करेगी। इसीलिए एक दिन अनाया मानव से गुस्सा हो जाती है, लेकिन मानव अनाया को मनाने के लिए वो अपने दोस्त रवि की मदद से उसको फॉलो करता रहता है। इसी दौरान अनाया को फॉलो करते हुए वो एक शादी में पहुंच जाता है। मानव गाना गाकर उसे इंप्रेस करने की कोशिश भी करता है। थोड़ी ही देर में वो अनाया को प्रपोज भी कर देता है, लेकिन अनाया गुस्से में उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है और फिर वह मानव से मिलने बाहर जाती है। वाह! अनाया उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, कल मैं एक जगह पर जाने वाली हूं। अगर तुम उस जगह का पता करके वहां मुझे मिल गए, तो मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूंगी और मैं ये भी मान लूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। वो मानव को कल का प्रोग्राम ध्यान से सुनने को बोलती है। अगले दिन मानव पूरे ध्यान से रेडियो पर अनाया का बातें सुनता रहता है। दूसरी तरफ अनाया रात के समय मानव का एक रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि मानव जरूर आएगा। मगर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी मानव नहीं आता और उसके बदले वो साइको किडनैपर वहां आ जाता है, जो अनाया के चेहरे पर स्प्रे करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन बेहोश होने से पहले अनाया मानव को वहां आते हुए देख लेती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। मानव अनाया के पास आते ही उसके परफ्यूम की खुशबू को सूंघ लेता है। मानव अनाया को आवाज लगाते हुए चेयर की तरफ बढ़ता है, मगर दिमाग से शातिर साइको किडनैपर बड़े ही शांति से अनाया को अपने कंधे पर उठाकर मानव के सामने से निकल जाता है। लेकिन मानव सब कुछ समझ जाता है और सोचने लगता है कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो पुलिस को कॉल करके यहां बुला लेता है और जो हुआ वो बताते हुए कहता है कि अनाया को उसी साइको किडनैपर ने किडनैप कर लिया है। वहीं वो साइको किडनैपर अनाया को एक जगह लाकर उसके हाथ पैर काटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर अनाया के चेहरे पर पड़ती है, जिस पर किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, बल्कि वो उल्टा मुस्कुरा रही थी। किडनैपर उससे पूछता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो और तुम्हारे चेहरे पर कोई डर क्यों नहीं है। अनाया उसे बताती है कि आज से ठीक 7 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन तक अगर मैं मानव तक नहीं पहुंच पाई, तो वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। यह सब सुनकर किडनैपर अनाया को नहीं मारता और उसके चैलेंज को स्वीकार कर लेता है। थोड़ी देर बाद किडनैपर बाहर जाकर एक लड़की को अपने कार में बेहोश करके अपने यहां ले आता है। अनाया की जगह उसके हाथ पैर बांधकर उसका भी सर धड़ से अलग कर देता है। इतना सब करने के बाद किडनैपर अनाया से कहता है कि जब मानव तुम्हारी खोज करते हुए यहां आएगा, तब मैं उसका सर काट के तुम्हारे हाथ में और तुम्हारा सर काट के उसके हाथ में रख दूंगा। अगले दिन किडनैपर लड़की की बॉडी को बाहर फेंक देता है। जल्दी ही पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस ऑफिसर कमिश्नर को बताता है कि अनाया के पिता ने कंफर्म किया है कि यह बॉडी अनाया की नहीं है। बॉडी की बात सुनकर मानव भी वहां पहुंच जाता है
और स्मेल से वो भी समझ जाता है कि यह अनाया नहीं है। मानव फौरन ललित नाम की डॉक्टर के पास जाता है। जाकर वो उन्हें बताता है कि अनाया अभी भी जिंदा है। डॉक्टर बिमला बताती है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो किडनैपर जिस भी लड़की को किडनैप करके ले गया है, उसे मारे बिना नहीं छोड़ता है। फिर अनाया को अभी तक जिंदा रखा है। क्या हुआ होगा ऐसा? अनाया के साथ जो भी हो, डॉक्टर मानव को हौसला देते हुए कहती है कि 1.5 साल से पुलिस उसके पीछे पड़ी है, मगर अभी तक उसे नहीं पकड़ पाई। शायद इस बार तुम उसे पकड़ सकते हो। लेकिन फिर भी मानव पुलिस कमिश्नर के पास जाता है, उनसे मदद मांगने के लिए। वहीं पर अब्दुल नाम का कांस्टेबल उसे रिचा नाम की एक पुलिस ऑफिसर के बारे में बताता है, जो पहले इस केस पर काम कर चुकी थी। आर्चा का पता निकालकर मानव फौरन उसके घर पहुंचता है और उसे अनाया के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन आर्चा उसे यहां आने के लिए मना कर देती है। साथ ही उसे अनाप शनाप बोलने लगती है। दरअसल एक एक्सीडेंट में आर्चा ने अपने दोनों हाथ पैर खो दिए थे। इसके बाद से वो व्हील चेयर के हवाले हो गई थी। इससे गुस्सा होकर मानव उसे एक थप्पड़ मारकर वहां से चला आता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी उस इलाके में पहुंचकर एक औरत से पूछताछ करने लगते हैं। औरत कहती है कि कल रात सरिता ने मुझे फोन किया था और बता रही थी कि वो अपने कस्टमर के साथ है। उसका कस्टमर उसे अच्छी सी गाड़ी में कहीं ले जा रहा था। वो दिखने में भी काफी अच्छा था। इस तरह की कुछ जानकारी इकट्ठा कर पुलिस को पता चलता है कि किडनैपर एक अमीर आदमी है। उसकी उम्र तकरीबन 28 साल के आसपास की है। उसके पास 2 कार भी हैं। खैर, उसी रात आर्चा अपनी मां के साथ मानव के घर पहुंचती है। इस बार उसने सोच लिया था कि वह मानव की मदद करेगी और अब वो एक भी लड़की की जान नहीं जाने देगी। रच्चा कहती है कि सबसे पहले तो हमें इस केस की पूरी जानकारी इकट्ठा करनी होगी, जो कि अभी सीआईडी के पास है। इसलिए हमें वहां से सारी जानकारी लानी होगी। दरअसल 1.5 साल पहले वो इस केस पर काम कर चुकी थी। इसी वजह से उसे मालूम था कि सबूत और डिटेल्स कहां रखे हैं। आर्चा की मदद से मानव सीआईडी के ऑफिस तक पहुंच जाता है। जब मानव अलमारी खोलने ही वाला होता है, तब एक आदमी पीछे से उसे पकड़ लेता है। तभी एंथनी अपने घर की चाबी वापस लेने के लिए ऑफिस में आता है। एंथनी को थोड़ा शक होता है, पर वहां कोई नहीं था। एंथनी के जाने के बाद हमको पता चलता है कि ऑफिस में दूसरा इंसान अब्दुल था और उसने ही मानव को छुपा दिया था। कांस्टेबल अब्दुल मानव की मदद करते हुए सभी डिटेल पेपर्स की फोटोकॉपी उसे दे देता है और पूरे डिटेल्स को घर ले जाकर जब आर्चा उसको स्टडी करती है, तो उसे पता चलता है कि अब कुल मिलाकर 14 लड़कियां गायब हुई हैं। उनमें से 4 तो वैसियां हैं और बाकी सभी लड़कियां अपनी फील्ड में काफी सक्सेसफुल थीं। इसी तरह जो जो लड़की किडनैप हुई, वो दिन दहाड़े रोड से गायब हो गई। मानव पुलिस की टीम के साथ सभी के घर जाकर किडनैपिंग के बारे में पूछता है। सभी का कहना था कि घर लौटते वक्त रास्ते से उनकी बच्ची गायब हो गई थी। ये सारी बातें सुनकर मानव हर जगह पर जाता है जहां इन लड़कियों को आखिरी बार देखा गया था। मानव नोटिस करता है सभी क्राइम सीन में एक चीज कॉमन है, जो कि एक डस्टबिन था, जिससे मानव और आर्चा समझ जाते हैं कि जब वो लड़की अपने घर वापस जा रही होगी, तो उन्हें डस्टबिन के पास जरूर कुछ दिखा होगा। इसीलिए वो अपनी गाड़ी को रोककर उतरी होगी। पास ही खेल रहे बच्चों से पूछने पर उसे पता चलता है कि हमारे बच्चे ने शालिनी नाम की लड़की के हाथ में एक पप्पी को देखा था। इस बात से मानव और आर्चा अंदाजा लगाते हैं कि पहले किडनैपर एक पैरा से पप्पी को खरीदता होगा और उसे लाकर डस्टबिन के पास छोड़ देता होगा। फिर जब लड़की पप्पी को देखकर अपनी गाड़ी रोकती होगी, तभी वो किडनैपर कहता होगा कि यह कुत्ता मेरा है, प्लीज इसे लाकर मुझे दे दो। और जैसे ही लड़की उसके पास जाती होगी, वो किसी तरह से उनको बेहोश करके किडनैप कर लेता होगा। दूसरे दिन किडनैपर ठीक इसी प्लानिंग से एक नई लड़की को किडनैप करने वाला होता है, मगर वो इसमें सफल नहीं हो पाता, क्योंकि कल आर्चा और मानव दोनों सोशल मीडिया के थ्रू पोस्ट करते हैं और सबको सावधान कर देते हैं। लेकिन किडनैपर हैकर के पास जाकर पोस्ट डिलीट करने को कहता है और पोस्ट डिलीट होने के बाद किडनैपर हैकर को भी मार देता है और साथ ही उस लड़की को भी पकड़ जाता है, जो लड़की आज सुबह उससे बच गई थी। किडनैपर उस लड़की का भी सर काट देता है और लाकर मानव के घर के बाहर रखकर एक मैसेज भेजता है, जिस पर लिखा था, एडवांस हैप्पी बर्थडे। मानव को उस लड़की के शरीर से एक अजीब सी महक आती है, इसलिए वह रवि से कहकर एक सफेद और एक काले पिग को लाने के लिए कहता है। रवि ऐसा ही करता है और वो उसके सामने दोनों पिग लाकर रख देता है। मानव आर्चा को बताता है कि उसे इस लड़की की बॉडी से
ठीक ऐसा ही स्मेल आ रहा था जैसा कि इससे पहले मरने वाली लड़की के बॉडी से सफेद पिग वाली स्मेल आ रही थी। वो लोग एक एक करके सभी पिग फार्म पर जाकर खोजबीन करने लगते हैं, मगर कोई भी पिग फार्म में उनको ऐसा यंग मालिक दिखाई नहीं देता जो किडनैपर के हुलिये के साथ मैच होता हो। इसी दौरान एंथनी को यह बात पता चल जाती है कि मानव और उसकी टीम पिग फार्म जाकर पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि एंथनी ने एक आदमी को मानव के पीछे लगा रखा था। एंथनी ऐसे ही एक पिग फार्म पर जाता है और इत्तेफाक से एक फार्म का मालिक वही किडनैपर होता है जिसे ये अभी तक खोज रहे थे। पुलिस को अपने यहां देख किडनैपर घबरा जाता है और पुलिस वाले को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद हम पुलिस वाले को उसके कमरे में बंद देखते हैं, जिसमें किडनैपर अपने सभी कारनामों को अंजाम दिया करता था। जब वह किडनैपर वहां पर नहीं होता तो अनाया उसको होश में लाकर उसे यहां से भागने को कहती है, लेकिन एंथनी कहता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर में वो साइको किडनैपर एंथनी के पास आकर उसे भी मार डालता है। इसी तरह सभी पिग फार्म की जांच करने पर मानव और उसकी टीम के हाथ कोई सबूत हाथ नहीं लगता, लेकिन अर्चा को पूरा भरोसा था कि किडनैपर इन्हीं में से किसी एक बिग फार्म में मौजूद होगा। नतीजे ना मिलने पर बेचारा मानव काफी दुखी होता है और फैसला करता है कि आज रात वो घर पर अकेला रहेगा। थोड़ी देर बाद साइको किडनैपर की गाड़ी वहां आ जाती है। मानव समझ जाता है कि यह किडनैपर की गाड़ी है, इसलिए वह जानबूझकर अपने घर से बाहर निकलकर अपने हाथ में एक कैक्टस का पौधा लेकर गाड़ी के पास जाता है। वहीं दूर खड़ा रवि अपनी गाड़ी से किडनैपर की गाड़ी को पीछा करने लगता है। दोनों के बीच में एक काफी लंबी भाग दौड़ होती है। दुर्भाग्य से रवि किडनैपर के हाथों मारा जाता है। किडनैपर रवि के फोन से मानव को फोन करके बताता है कि मैं अनाया को उसके जन्मदिन वाले दिन मार डालूंगा। मानव को अगले दिन रवि के बारे में पता चलता है। यह सुनकर वह बहुत दुखी होता है। रवि ने मानव का बहुत साथ दिया होता है। साथ ही एक सच्चा दोस्त भी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर मानव को उसका सामान देते हुए उसे बताते हैं कि किडनैपर उसकी दाहिने हाथ की छोटी उंगली को काटकर अपने साथ ले गया है। यह सब देखने के बाद मानव आर्चा और उसकी मां को कहता है कि वो अब और किडनैपर के पीछे नहीं भागेगा। इस बात से आर्चा काफी नाराज हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें इतनी जल्दी हार माननी थी तो मुझे इस केस के सिलसिले में क्यों बुलाया? क्या जरूरत थी मुझे उम्मीद देने की? सब मेरी गलती थी जो तुम पर भरोसा किया। अगर मैं स्वस्थ होती तो आज मैं यह केस अकेले ही सॉल्व कर लेती। यह बात सुनकर मानव और अर्चा सीधे उस कॉलेज में जाकर पूछताछ करते हैं जहां आर्चा 1.5 साल पहले आई थी। दरअसल यहां एक स्टूडेंट का भी मर्डर हुआ था। उसी सिलसिले में आर्चा यहां आई थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर एक आदमी बैठा था। आर्चा और मानव दोनों फॉरेन प्रिंसिपल से मिलते हैं। उनसे पूछते हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो इस वीडियो में आपके बगल में बैठा है। प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि वह आदमी कौन था, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि वह एक लेफ्ट हैंडेड था, क्योंकि उसने मेरे यहां खाना भी बाएं हाथ से लिया था। साथ ही पूरे फंक्शन के दौरान उसका दायां हाथ उसकी पॉकेट में ही था। यह सब जानकर मानव के दिमाग में अचानक से एक बात सूझती है और वह फौरन ही जाकर रवि के सामान की जांच करता है। इससे उसे क्लियर हो जाता है कि किडनैपर की दाहिने हाथ में छोटी उंगली नहीं है। दरअसल यह सुराग था जो मानव का दोस्त उसके लिए छोड़कर गया था। जब किडनैपर मानव के घर आया था तभी मानव ने उसकी गाड़ी का माप ले लिया था। इसी की मदद से वह अलग अलग कार बनाने वाली कंपनियों में पूछताछ करता है और आखिरकार उन्हें सफलता मिल जाती है। एक कार कंपनी वाला बताता है कि ठीक आपके बताए अनुसार रॉकी नाम का एक आदमी है जिसके नाम एक होटल है और एक पिग फार्म भी है। किडनैपर का पता कर। आर्चा और मानव उसी पिग फार्म पर जाते हैं, मगर वहां उन्हें पता चलता है कि रॉकी अभी बाहर गया है। इसी मौके का फायदा उठाकर मानव उसके ऑफिस की छानबीन करने लगता है। इसी खोज पड़ताल में मानव को एक मैप मिलता है जो लाकर वह राचा को दिखाता है। यहां से यह शिफ्ट होता है और हम एक बार फिर अनाया को देखते हैं। इस बंद कोठरी में अनाया को एक औरत दिखती है जो कई सालों से यहां कैद है। अनाया के पूछने पर वह बताती है कि मेरा नाम मारिया है। मारिया रॉकी की टीचर थी। रॉकी एक अनाथालय में बड़ा हुआ था। बचपन में मारिया ने रॉकी को सजा दी थी। उसी का बदला रॉकी आज उससे ले रहा है। दूसरी तरफ अर्चा मैप पर माचिस की तीलियां लगाकर मानव के लिए मैप को समझने में आसान बना देती है। मानव भी उंगलियों के सहारे मैप को याद कर लेता है। मानव और अर्चा ठान लेते हैं कि ये दोनों जाकर अनाया को वहां से छुड़ा लेंगे।
आर्चा दिशा बताती है और मानव ड्राइविंग करता है। रॉकी अनाया को एक जगह लाकर एक कुर्सी पर बैठा देता है और उसके सामने उसकी टीचर मारिया भी होती है। असल में रॉकी के बचपन में जो घटना हुई थी उसको फिर से दोहराता है। उसकी टीचर मारिया ने उसे बचपन में मास्टरबेट करने के लिए सजा दी थी। उस दिन टीचर रोज उसे 20 बार मारा करती थी। रॉकी अपने टीचर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि टीचर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जिस ड्रामे के बाद रॉकी अब अनाया को मारने की तैयारी कर रहा था कि तभी अनाया उससे सवाल पूछती है कि जो पुलिस वाले की डेड बॉडी पड़ी थी वो कौन था। इस पर रॉकी उसे बताता है कि जब मुझे गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तब उसने मेरे साथ गलत हरकत की थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। मानव और रच्चा भी उस जगह तक पहुंच ही जाते हैं। उनके अंदर जाते ही फैक्ट्री के अंदर लगे अलार्म बजना शुरू कर देते हैं। यह जानकर रॉकी जब मानव को मारने ही वाला होता है तभी पावर कट होती है। असल में अर्चा की मां ने इस इलाके की लाइट को काट दिया था। अंधेरे में रॉकी मानव को ढूंढने लगता है। रॉकी मानव को बुलाते हुए कहता है कि मैं हार गया और तुम जीत गए, या तो मैं तुम्हें मारूंगा या तुम मुझे मार दो। तभी मानव सामने आता है और रॉकी उसके पेट में छुरा मारकर उसे घायल कर देता है। मानव भी बिजली का झटका देकर रॉकी को बेहोश कर देता है। बेहोश होते ही मानव उसके हाथ जंजीरों से बांध देता है। उसके बाद मानव अनाया को ढूंढकर उसके हाथ पैर खोल देता है और जब ये दोनों यहां से भाग रहे होते हैं तब रॉकी जोर जोर से चिल्लाता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूं। यह सब सुन अनाया चाबी लेकर उसकी तरफ फेंक देती है। जब रॉकी चाबी लेने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी टीचर मारिया चाबी को उठाकर निगल लेती है। रॉकी उसके पास जाकर उसका पेट फाड़कर खुद को जंजीरों से आजाद कर लेता है। जब तक वो भागकर बाहर आता तब तक अनाया, मानव और रच्चा वहां से जा चुके थे। दूसरे दिन पुलिस अनाया को प्रेस के सामने बैठा देती है। अनाया से पूछने पर वो अपना बयान देती है कि मुझे उस व्यक्ति में कोई साइको किडनैपर नहीं दिखा, बल्कि मुझे तो एक छोटा बच्चा दिखा जिसे सबने अकेला छोड़ दिया था और उसके अकेलेपन का फायदा उठाया गया। अगर मैं ही उसकी मां या बहन होती तो शायद उसे इतना प्यार मिलता कि वह कभी साइको किडनैपर नहीं बनता। इस तरह से वो अपनी सिंपैथी शो करती है। ये इंटरव्यू रॉकी भी देख रहा था। वो समझ जाता है कि अब जाकर किसी ने उसे समझा है, किसी ने मुझे प्यार की नजरों से देखा। अपनी गलती और हार मानकर रॉकी एक पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देता है। इसी के साथ ये फिल्म अंत होता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।